दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी लगभग 2.5% की गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट। गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक के बाद एक नेगेटिव रीज़न बन रहे। आप ये समझ ही सकते हो कि यूएस के सरकार जब बदली हुई और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तब से उन्होंने कहा कि वो टैरिफ बढ़ाएँगे, जिसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। यूएस में देख सकते हो, जो सरकार बदलने के बाद इंडिया के बाज़ार से एफआई का जो मोह है वो भी भंग हो गया है। यहाँ से लगातार पैसा निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो बाज़ार को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, जिससे जियो फाइनेंशियल भी बहुत नीचे आ गया है। एक समय 400 के आसपास पहुँचने वाला स्टॉक 200 के आसपास आ गया है। लोगों का निवेश जो था वो लगभग डूबा है, यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक कारोबार पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री मार चुके हैं, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा छोटे कोऑपरेटिव बैंकों से उठने लगा है, क्योंकि वहाँ पे निवेश डूबने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो इनके बिजनेस को लेकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कमी की है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के शेयर के कारोबार को देख ले। 222 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे देख सकते हो कि आप 2.55% की गिरावट देखने को मिली। अब ये इंट्राडे में देख सकते हो कि स्टॉक कुछ बेहतर किया था, लेकिन फिर गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, क्योंकि बाज़ार में भी भारी भरकम 62 थी। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक ऑलरेडी पहले जब लिस्ट हुआ था बाज़ार में, जब रिलायंस से अलग होके, तो ये 262 के आसपास हुआ, लेकिन उस समय 205 तक लो में चला गया था। क्योंकि उसमें से आप देखें तो एफ एंडो में से इसको बाहर किया गया था, बड़े इंडेक्स से नीचे आया था। तो काफ़ी लोगों ने अपने स्टेक को बेचा, अपनी होल्डिंग को बेचा, जिससे ये नीचे आ गया था। लेकिन 205 से फिर इसने जब दौड़ना शुरू किया तो 394 तक चला गया था। अब स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि बाज़ार साथ नहीं दे पा रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उनकी यहाँ पे एक मीटिंग थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग थी। ये 13 फरवरी 2025 को, यानी कल मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग का जो इसका इवेंट का जो नाम है वो देखें तो सिटी 2025 इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस था। लोकेशन इसकी मुंबई थी, जहाँ पे मीटिंग हुई है। तो देख सकते हैं कि 6 फरवरी को कंपनी इसकी जानकारी दी कि उनका इवेंट होने जा रहा है, और ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है अपने समय पे। और इंस्टीट्यूशनल इवेंट था, मीटिंग थी, जो मीटिंग का नतीजा आ चुके हैं। तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर लगातार बहुत सारे नए फैसले ले रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टरों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, ताकि बिजनेस को पटरी पे लाया जा सके, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। ये इसकी शुरुआत है, आने वाले समय काफ़ी तेज़ नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या फ्यूचर प्लान है जियो फाइनेंशियल के, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो आप देखो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो, जो पहला आ गया तो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच और फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसका पहला उद्देश्य है। तो जियो फाइनेंशियल का उद्देश्य है कि वो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और डिजिटली रूप से हर तरह की आपको सेवाएं दे। और आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ी मजबूत ब्रांड बनना चाहती है जियो फाइनेंशियल, हर तरह की डिजिटल सेवाएं देने के लिए। और आप देखें तो यह सिमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस देना चाहती है कस्टमर को। जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से आप हर तरह की सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप अपने बैंकिंग अकाउंट को खोल के सारी बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट जोड़े गए। इसके अलावा आप देख सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर की जो पेमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो उनका भी निपटारा होगा, जैसे कि आप हर तरह के पेमेंट ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। एक सुपर ऐप है एक तरह से, जो आपको हर तरह की सेवाएं देगा। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है इसका जो फ्यूचर के लिए क्या क्या इसने अभी सपने सोचे, तो न्यू फाइनेंशियल सर्विस की तरफ आगे बढ़ना। तो उसमें आप देखें तो हर तरह की, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सेवाएं देनी है कंपनी। आप देख सकते हो कि कंपनी की ब्रोकिंग सर्विस भी शुरू होने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो जॉइंट वेंचर्स किया है ब्लैक रॉक के साथ में। हर तरह की ब्रोकिंग सेवाएं आपको मिलेगी। और बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस है उनके लिए अभी ये चिंता की घंटी इस समय दिखाई दे रही है।
वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है जो आने वाले समय इसको बहुत ऊपर पे लेके जाने की इनकी तैयारी है। काफ़ी ज़्यादा नए ऑफ़र ला सकते हैं कंपनी। एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है कंपनी, तो आप देख सकते हो एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है इंडिया का, और ब्लैक रॉक के साथ मिलके इसमें भी तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा कंपनी लीजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हर तरह के प्रोडक्ट लीज पे दे रही है। आप देख सकते हो कंपनी जो है, यहाँ तक कि बड़े बड़े शिप और लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह भी सब इस समय आप देखें तो लीज पे दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स, बैटरीज वगैरह भी लीज पे दे रहे हैं, यानी किसको खरीदने की जरूरत नहीं, आपको मंथली लीज पे ले सकते हैं। ये बिजनेस भी काफ़ी शानदार है इसका। और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, हर तरह की पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से आप देख सकते हो कि हर तरह की बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं। इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस कंपनी करते हुए आपको दिखाई देगी। अभी सेबी की तरफ से अप्रूवल बाकी है, जल्द ही म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे जो आने वाले समय बहुत ही बेहतरीन होंगे। इसके अलावा जो तीसरा जो इसका बड़ा पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट। ब्लैक रॉक इनको एक पार्टनर मिल चुका है ग्लोबल लेवल के, जो हर तरह की इनके साथ में मदद करने को तैयार है। रिलायंस रिटेल के साथ में इनकी पार्टनरशिप है। इन्होंने पिछले दिनों लीजिंग का जो बिजनेस था रिलायंस रिटेल का, वो अधिग्रहण उसका कर लिया, अपनी तरफ ले लिया है, जिससे आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो लीज पे दे पाएंगे। पहले ये रिलायंस रिटेल का बिजनेस था। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे 49% तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। तो जल्दी यहाँ पे बहुत सारा निवेश आएगा जिससे कामकाज तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे हर तरह के बिजनेस हाउसेज है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको भी हर तरह की सेवाएं दे रही है, लोन सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस वाकई बहुत बेहतरीन है, जो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल बाज़ार में तूफान मचा सकता है और मार्केट लीडर भी बन सकता है। परंतु उससे पहले बाज़ार की जो पिटाई हो रही है, जो इस समय बाज़ार कमज़ोर है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। अभी एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया 5 साल के बाद। लगने लगा था कि इस बार जो लोन है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन इसके उलट एचडीएफसी बैंक ने जो अपना जो लोन था वो लोन महंगा कर दिया है। तो ये एक तरह से देखें तो जो बड़ी बड़ी बैंकों ने अभी ईएमआई पर जो इसका सीधा असर पड़ेगा। रेपो रेट में बदलाव के बावजूद भी यहाँ पे देखें, अगर लोन बढ़ा दिया है, बैंक ने बढ़ा दिया अपना MCLR, तो 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो कस्टमर है अब वो नई बैंकों की तरफ अपना रुख करेंगे जो उनको फ़ायदा देगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए, जो अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी ये जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें आप देख सकते हो कि वो मार्केट लीडर बनने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए भी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बैंक है जो कोऑपरेटिव बैंक, इसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। तो अब देख सकते हो कि लोगों का भरोसा कोऑपरेटिव बैंक से कम होगा। लगातार बहुत सारी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अभी समय अपने जो पैमाने हैं बैंक है उसको पूरा नहीं कर पाए। तो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है जिसका किसी भी प्रकार का आप लेन देन नहीं कर सकते, ग्राहकों के पैसे भी जाम हो गए। और आरबीआई के रूल्स के तहत जो आप देख सकते हो इसको बैन लगाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जो कामकाज के तरीके हैं वो उसमें बहुत सारी कमियां और खामियां दिखाई दी है। तो ऐसे में भी देखें तो अब लोगों का जो भरोसा है कोऑपरेटिव बैंकों से कम होगा, तो ये भी एक जियो फाइनेंशियल के लिए एक अच्छी बात है। तो इस तरह से बहुत सारे मौके मिल रहे हैं जियो फाइनेंशियल के लिए। आरबीआई ने जो बैंकिंग सेक्टर के जो रेगुलेटर रूल्स के तहत न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को इस समय बैन कर दिया है, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई है। सबसे बड़ी वाले प्रॉब्लम होगा ग्राहकों को जिनका पैसा यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको तो पता है वो आरबीआई के रूल्स के तहत अगर बैंक डूब जाती है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा, और वो भी इंश्योरेंस किया हुआ 5 लाख रुपया। अगर आपने वहाँ पे 25 लाख भी रखा हुआ तब भी आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंकों की। तो देखना होगा कि आगे क्या संभावना बनेगी, लेकिन जियो फाइनेंशियल मजबूत है और आने वाले समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।